Hello students, my name is Mohit Mittal and you are watching your own channel Chemistry on Fingertips. So in the last class beta we discussed about gram molecular mass and how to find out the gram molecular mass. तो वैसे होता क्या, चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. बेटा ग्राम मोलिकुलर मास हमने क्या डिस्कस किया था कि इट इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल या मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. तो जब आप एक मोल मॉलिक्यूल्स कोई भी एक मोल मॉलिक्यूल्स हो उनके मास को अगर आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करके लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास. राइट. सिमिलरली ग्राम एटॉमिक मास भी होता था, वो एलिमेंट के लिए हम डिफाइन करते थे. तो अब देखिए उसके बाद मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें हमने कुछ मॉलिक्यूल्स जो आपको मैंने कुछ मॉलिक्यूल दिए थे बेटा, उनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना था. ठीक है. तो लेट्स सी आपका क्या क्या आंसर आया है. ठीक है. तो जैसे पहली एक्सरसाइज है, पहला कंपाउंड आपको जो मैंने दे रखा है वो है शुक्र. बेटा देखो आप लोग ना अपने आंसर एक बार चेक कर लीजिए. मैं बस यहाँ पे आंसर्स दे रहा हूँ. फिर भी अगर किसी को डाउट है कि ये सोल्यूशन कैसे आया या आंसर गलत लग रहा है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स दे सकते हैं. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. बेटा सुक्रोज, सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आता है दैट इज इक्वल्स टू 342 ग्राम्स. 342 ग्राम्स. अच्छा. पोटैश एलम, बेटा पोटैश एलम का जो मॉलिक्यूलर मास आता है दैट इज 948 ग्राम्स. ठीक है. किसी को लग रहा है कि यार ये गलत है या मुझसे नहीं हुआ तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है. इन वन ऑफ द वीडियो मैं एक और बना दूंगा जिसमें हम ये सारा एक्सप्लेन कर देंगे. वैसे आई थिंक इट इज़ वेरी इजी बिकॉज सबके मॉलिक्यूलर मासेस मैंने आपको या एटॉमिक मासेस मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं. जैसे वाइट विट्रियोल है बेटा, वाइट विट्रियोल का आपके पास जो आया होगा दैट इज इक्वल टू 251 ग्राम्स. ठीक है. और बेटा ग्रीन विट्रियोल का आपके पास आया होगा, हम निकाल लेते हैं एक बार. ग्रीन विट्रियोल का मेरे पास डेटा नहीं है अभी. कॉपर सल्फेट बेटा जो ब्लू विट्रियोल है उसका आपके पास आया होगा 249.5 ग्राम्स. राइट. अच्छा इसका निकाल लेते हैं FeSO4. चलो यहाँ से सीख भी लेते हैं ना कैसे करते, कैसे बहुत आसान है. हाँ जी देखिए कैसे करते हैं. तो FeSO4 है. FeSO4 में बेटा देखो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है ना, 56. अच्छा सल्फर का कितना होता है, 32. ऑक्सीजन का कितना होता है, 16. एंड तो हम क्या लिख देंगे 4 इंटू 16, 64 हो गया ये. प्लस अच्छा बेटा वाटर के पूरे मॉलिक्यूल का मास हम जानते हैं 18 होता है, तो 18 इंटू 7. इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है. देखो 18 7 द 126, 18 7 द 126 इज इट. यस. 18 7 द 126 प्लस 16 4 द 64, तो 126 प्लस 64 राइट प्लस 56 प्लस 32. अब देख लो कितना आ रहा है, 126 प्लस 64 प्लस 56 प्लस 32. देखो कितना आ रहा है. दिस इज इक्वल 278 ग्राम. तो इसका सही आंसर आना चाहिए 278 ग्राम्स. राइट. अच्छा हाइपो, बेटा हाइपो का आपके पास आना चाहिए राइट आंसर 248 ग्राम्स. पास पास में ही है सबके, है ना. चलो आगे चलते हैं, नो प्रॉब्लम. लूनर कॉस्टिक बेटा AgNO3, AgNO3 का आपके पास आना चाहिए 170 ग्राम्स, 170 ग्राम्स. ओके. अच्छा नेक्स्ट है एसिटिक एसिड. बेटा एसिटिक एसिड का आना चाहिए 60 ग्राम्स. ऑक्सैलिक एसिड, बेटा ऑक्सैलिक एसिड का आना चाहिए 90 ग्राम्स. पोटेशियम परमैंगनेट, बेटा पोटेशियम परमैंगनेट बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका आपके पास आना चाहिए KMnO4 का 158 ग्राम्स. ठीक है. और पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा इसका आना चाहिए 294 ग्राम्स. ओके. और बेटा एडिपिक एसिड, देखो एडिपिक एसिड का आप निकाल के देखना पड़ेगा हमें. दिस इज ये आ जाएगा आपका 146 ग्राम्स. ठीक है ना. देखो फिर भी अगर आपको आपको इनमें से किसी के अंदर भी डाउट है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा एक क्वेश्चन बेटा मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चंस भी दिए थे. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चन भी दिए थे तो उसको भी थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आते हैं. ठीक है. क्या सोल्यूशन होगा इसका. देखो इसमें आपसे पूछा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 0.36 ग्राम ऑफ इट. तो ग्लूकोज का बेटा 0.36 ग्राम आपको गिवन है. आपको उसके अंदर ये बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे. तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे आपको मैंने बताया. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है. गिवन मास, गिवन मास कितना दे रखा है 0.36.
अच्छा, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास बेटा हम लोगों ने निकाला था। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज C6H12O6। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा आपका 180 ग्राम्स। आप लोग निकाल के देखना ये सारा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी ऊपर कितने 15 12 तरह कंपाउंड्स के हम लोगों ने निकालने हैं, बिल्कुल वैसे ही निकालना है आपने। तो इसको 180 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये बन गया 36/100। I can say this is 2 into 10 raised to power minus 3, is it? Yes, 2 into 10 raised to power minus 3, absolutely। तो नंबर ऑफ मोल्स ही आ गए। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? हम सब जानते हैं ना एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर जितने, है ना। तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? कहने से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23। सो दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी, बेटा कितना आ रहा है देखो, दिस इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 21। देखो यही आ रहा है, चेक कर लीजिए सब लोग, ठीक है। तो आई होप सोल्यूशन इज क्लियर टू एवरीवन। फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज कहते कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सोडियम एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1.24 ग्राम ऑफ हाइपो। बेटा देखो 1.24 ग्राम हाइपो के अंदर आपने ये सारी चीज़ें पता करनी है, ऑल दिस। तो चलो करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो हाइपो का फॉर्मूला ही हमें पता होना चाहिए। तो हाइपो का फॉर्मूला बेटा हमने लिखा था, क्या होता है? Na2S2O3.5H2O, इज इट, है ना। तो हाइपो क्या हो जाएगा? चलो सोल्यूशन भी लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने लिए, Na2S2O3.5H2, ये इसका फॉर्मूला। और इसका बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हम लोगों ने निकाला था। डी रिमेंबर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला था? कितना निकाला था? 248 ग्राम्स। देखो जरा कॉपी चेक करके देखो, नोट्स चेक करो अपने, कितना निकाला था हाइपो का? ये रहा 248 ग्राम। अब देखिए हाइपो का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 248 ग्राम। तो इसको यूज़ करेंगे हम डेटा को, ठीक है। आप लोग बेटा निकाल लीजिएगा, आप ऐसे ये मत सोचोगे बेटा सब लोग सब कुछ आपको पका पकाया मिलेगा। ये तो हमने क्वेश्चन किया हुआ था हाइपो का, तो हमने निकाला हुआ था पहले। लेकिन अगर नहीं निकाला हुआ तो आपने निकाल लेना है। ऐसा नहीं है कि आप फिर बैठे रहो वहाँ पे, इस तरह से नहीं बात बनेगी, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जेई के लिए, थोड़ी सी क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन। तो बेटा देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट था आई थिंक। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ मोल्स। चलिए क्वेश्चन तो सबने नोट कर रखा ना अपने पास, पता लगा क्वेश्चन ही नोट नहीं किया। 1.24/248 कितना आ जाएगा बेटा? ये कैन से दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेस्ट पर -3। चेक करिए यही आ रहा है ना। जिसको नहीं पता कैसे किया बेटा, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी अब थोड़ा ध्यान रखा करो कैलकुलेशन का। इसको हम क्या लिख लेंगे? 124/248, है ना, बाय 100। मैंने पॉइंट को हटा दिया तो ये क्या बन गया? देखो दिस बिकम 0.5 इंटू 10 रेस्ट पर -2, या फिर ये बन गया 5 इंटू 10 रेस्ट पर -3। ये आगे नंबर ऑफ मोल वही निकाला था ना अभी मैंने, ओरली निकाल लिया था। आप लोग भी थोड़ा ये, मैं जानता हूँ जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरू शुरू में, तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कैलकुलेशन में, बट फिर भी आप यू विल बिकम दिस फ्लुएंट विद दिस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। चलो सेकंड बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? आता ही है आपको अब तो, अभी तो ऊपर निकाले हमने, है ना। कैसे निकाले थे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, एब्सोल्युटली। देखो बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हो। ऐसा ना हो कि मैं करता जा रहा हूँ आप कॉपी पेस्ट करते जाओ, ऐसा मत करो प्लीज़, है ना। आप लोग ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए, या फिर आपने पहले ट्राई कर लिए होंगे, मुझे पक्का पता ही है। आप लोग ट्राई कर रखा होगा आपने, नहीं किया तो देखो गलती है आपकी, और इसको करिए आप ट्राई, ठीक है ना। वीडियो मत देखिए फिर अभी सोल्यूशंस की। थर्ड पार्ट देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिए। व्हाट इज थर्ड पार्ट? नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सारे निकालेंगे। नंबर ऑफ सल्फर एटम, चलिए निकालते हैं। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपो? हमने हाइपो का फॉर्मूला लिखा था ना, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे अपने लिए, Na2S2O3.5, यही था ना। अब मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम है?
बेटा इसके एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम हैं? दो, यही रहे वो सल्फर एटम। तो एक मॉलिक्यूल में अगर दो हैं तो बेटा देखो हमारे पास जो जितने मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, हमें कितने मॉलिक्यूल गिवन है? इतने। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना हो जाएगा? कैन से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए नंबर ऑफ सल्फर एटम? 2 इंटू 3 इंटू 10 to the power 21। कितना आ गया? कैन से 6 इंटू 10 to the power 21। वही एवोगैड्रो नहीं, एवोगैड्रो नंबर तो नहीं आया, सॉरी। नेक्स्ट, और क्या पूछा आपसे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बेटा ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? आप मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? कितने हैं? 3 तो ये रहे, पर ये वाटर वाले भी तो है 5। कितने हो गए टोटल? 8। तो बेटा अगर ये 8 हो गए तो कितना आंसर आ गया? 8 इंटू 3 इंटू 10 to the power 21। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया? कहने से 24 इंटू 10 to the power 21। राइट। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको? साइंटिफिक वे क्या लिखवाया था मैंने इसको नंबर को लिखने का, कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इस डेसिमल को यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये 2.4 इंटू 10 to the power, देखो डेसिमल को अगर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर एक से बढ़ जाएगी। तो दिस इज 20। ओके, व्हाट इज फिफ्थ? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने आ जाएंगे बेटा? देखो सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, हाँ जी, कितने आएंगे बेटा? निकालिए। एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम एटम आप देखो। कैन यू सी? एक मॉलिक्यूल में हमारे पास दो ही सोडियम एटम है। अब देखिए यहाँ पे, है ना? तो कितने हो गए टोटल सोडियम एटम? 2 इंटू जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगेन ये वैल्यू कितनी आ गई? 6 इंटू 10 to the power 21। अच्छा, एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बड़ा पूछा था, मैंने आपसे पूछा था लास्ट पार्ट के अंदर, इफ यू रिमेंबर, ये आप अपने नोट्स में देखिए, लास्ट पार्ट में मैंने क्या पूछा था आपसे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए आपको एक मॉलिक्यूल में पहले टोटल प्रोटॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल निकाल लो पहले। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन, बेटा प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर। बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है ना। तो अगर आप इस सब में इन सबके एटॉमिक नंबर को ऐड कर दे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास इन वन मॉलिक्यूल? ठीक है ना? चलो पहले एक मॉलिक्यूल में निकालो, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने? देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, यानी कि एक एटम में 23 प्रोटॉन्स हैं। तो कितने हैं यहाँ पे? दो एटम्स। तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए? 2 इंटू 23 प्लस, अच्छा, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। इसका 16 हो गया, तो दो हैं। तो यानी कि इसके दो एटम्स में हो गए 2 इंटू 16 प्रोटॉन। सिमिलरली ऑक्सीजन में होता है 8, तो 3 इंटू 8 हो गया प्लस, अच्छा, हाइड्रोजन कितना बेटा? 10, तो कितना हो गया? 10 इंटू 1, है ना? और ऑक्सीजन कितना है? अगेन 5 आ गए फिर दोबारा, तो 8 इंटू 5 कर देते हैं। ये भी एक होते हैं, है ना? 8 इंटू 5, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? कहने से एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो ये हमारे टोटल प्रोटॉन्स आ जाएंगे। जरा फाइंड आउट करो कितना आ रहा है, करो तो सही, जल्दी करो, कितना आ गया? 46 प्लस 32, मैं कैलकुलेशन करता रहता हूँ। कितना आ गया? 46, 46 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 10 प्लस 40, कितना आ गया ये? निकालो ज़रा, कितनी आगे वैल्यू है? 152। तो 152 इंटू 6 इंटू 10 to the power 23, इसको सॉल्व करो ज़रा। बेटा हाँ जी, कितना आ गया? ये आ जाएगा 912 इंटू 10 to the power 23। इसको साइंटिफिक फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा? डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा 2 डिजिट्स आगे, तो 9.12 इंटू 10 to the power 25। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेटा ये तो जो क्वेश्चन थे जो मैंने लास्ट क्लास में दिए थे, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। देखो इससे आपको कॉन्सेप्ट्स आपके एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे, तो उनके मैंने आपको आंसर दे दिए। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक में एक दो क्वेश्चंस में आपको और डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी और बातें सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा अब हमने डिस्कस डिस्कस करना है रिलेटिव अबंडेंस। एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है रिलेटिव अबंडेंस। अब ये रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है? रिलेटिव, सॉरी, हाँ जी,
relative abundance। बेटा देखो relative abundance क्या होता है? देखिए, वी नो कि जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल, जो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इनके ऐसा नहीं है एक ही तरह के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना? इनके बेटा वेरियस टाइप ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन के वेरियस, और जो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट एटम का मतलब है कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। क्या कहते हैं इनको? आइडिया है आपको क्या कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो? बेटा इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ऐसा करते हैं, चलो पहले आइसोटोप समझ लेते हैं। एक मिनट रुको, पहले हम ऐसा करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस से पहले एक टर्म लिख लेते हैं, आइसोटोप्स। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? देखो, आई एम श्योर आपने छोटी क्लासेस में आइसोटोप्स, आइसोबार्स दोनों पढ़े होंगे। हाँ, लेकिन अभी हम आइसोटोप्स के बारे में लिखेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दोज एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number, but different mass number are called, बेटा क्या कहते हैं इनको? आइसोटोप्स। कहते हैं एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो। जैसे इसका एग्जांपल है जैसे कि हाइड्रोजन 1 1 एंड हाइड्रोजन 2 1, है ना? तो इसमें आप देखिए, ये आपका ये वाला जो पहले वाला हाइड्रोजन है बेटा, ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन है, ये इसका एक आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली देयर आर अदर एग्जांपल, जैसे आप क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोरीन जो होता है बेटा, क्लोरीन 37 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, 17, है ना? और क्लोरीन 35 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, 17, राइट? तो आइसोटोप जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में एक ही एलिमेंट के एग्जिस्ट कर सकता है। बस उनमें डिफरेंस क्या होगा? उन सब में उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट उनका जो मास नंबर है वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो अब हमने डिस्कस करना है, हमारा टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस। अब बेटा ये रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? बेटा देखो, अब मैंने आपको बताया कि एक जो एटम होता है या एक जो एलिमेंट होता है, उसके वेरियस एटम्स डिफरेंट मास नंबर में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो डिफरेंट मास नंबर्स में किस रेशो में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, तो रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? द परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ वेरियस आइसोटोप्स, द परसेंटेज ऑफ वेरियस आइसोटोप्स of an element of an element that exist in nature, that exist in nature is called relative abundance। ठीक है ना, इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। तो मतलब कि जो डिफरेंट आइसोटोप्स है वो कितनी कितनी परसेंटेज में नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। बेटा देखिए, जनरली जो आइसोटोप्स की परसेंटेज होती है नेचर के अंदर वो फिक्स्ड होती है, ठीक है ना? और वो हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको रैंडमली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अपनी मर्जी से नहीं हम कर सकते, वो तो नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमें एक्सपेरिमेंटली पता करना ही पड़ता है, ठीक है? अब देखिए, अब हम ऐसा करते हैं, अब हमने जो यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि जो एलिमेंट्स का, फिर आप बोलोगे देखो अगर मास नंबर अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही एलिमेंट के, तो फिर हम कौन सा मास नंबर लेंगे? तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके एवरेज मास नंबर ले लेते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ऐसा करते हैं हम उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एवरेज मास नंबर, find the average mass number of chlorine whose two isotopes, whose two isotopes, कौन कौन से हमने लिखा था ना अभी ऊपर, क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35 exist in the ratio, exist in the ratio 1:3। ठीक है, तो बेटा कहता है कि आपने एवरेज मास नंबर निकालना है
क्लोरीन का, जिसमें कि क्लोरीन के 37 वाला आइसोटोप और 35 वाला आइसोटोप किस रेशो में एग्जिस्ट कर रहा है, 1:3 की रेशो में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, हाउ डू वी डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना, लेट्स सी। ठीक है, ध्यान से देख लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, कहता है क्लोरीन 37 और सॉरी क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35 किस रेशो में प्रेजेंट है हमारे, 1:3। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये है, पहले इसका मीनिंग हम समझेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास क्लोरीन 37 का एक एटम है तो हमें नेचर में क्लोरीन 35 के 3 एटम मिलेंगे। यानी कि टोटल एटम्स अगर 4 होंगे नेचर के अंदर, टोटल एटम्स यदि 4 होंगे तो उसमें क्लोरीन 37 के कितने एटम्स होंगे, 1, और क्लोरीन 35 के कितने एटम होंगे, 3। ये एवरेज है। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके ये आइडिया लगा लिया कि क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे। तो बेटा अब हमने निकालना है इनका एवरेज मास नंबर। अब एवरेज मास नंबर कैसे निकालेंगे, बड़ा बड़ा सिंपल सी बात है। आप क्या करो, आप सबका मास ऐड, लेट सपोज लेट देयर आर टोटल 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन। अगर आप मान लें कि टोटल 4 एटम है क्लोरीन के, ठीक है, लेट देयर आर टोटल 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन, तो उसमें नंबर ऑफ क्लोरीन 35 कितना होगा, कहने से 3, है ना, और नंबर ऑफ क्लोरीन 37 कितना होगा, कहने से 1, राइट, क्योंकि क्लोरीन 37 और 35 किस रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1:3। तो अगर क्लोरीन 35 वाले 3 एटम होंगे तो क्लोरीन 37 का कितने एटम होंगे, 1। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो बेटा इनका एवरेज एटॉमिक मास अब हम कैसे निकालेंगे, एवरेज मास नंबर, सॉरी। तो एवरेज मास नंबर क्या हो जाएगा इसका, एवरेज मास नंबर क्या करते हैं बेटा एवरेज में, कैसे पहले टोटल मास को ऐड कर लेते हैं, टोटल मास, है ना, सारे एटम्स का टोटल मास को हमने ऐड कर दिया बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल, है ना। तो टोटल मास कितना हो गया, देखो 35 वाले कितने एटम्स है बेटा, 35 वाले 3 एटम है, तो टोटल मास कितना हो गया 35 वालों का, 35 इंटू 3 प्लस 37 वाले कितने एटम्स है बेटा, 1, तो कितना हो गया 37 इंटू 1, ये तो टोटल मास हो गया। अब टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल एटम्स कितने हो गए, कहने से 3 + 1 4, तो डिवाइड बाय 4। बेटा इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, चलिए जल्दी से सॉल्व कर, 35 3 105 एंड 37 105 प्लस 37/4, ये कितना हो गया, ये हो गया 142, 142 डिवाइड बाय 4, सो दिस इज इक्वल्स टू बेटा 35.5। बेटा आपको याद है क्लोरीन का मास हम कितना लेते थे, 35.5 लेते थे कि नहीं लेते थे, तो वो यहीं से आता था। तो बेसिकली हम जो मास नंबर लिख रहे होते हैं, यानी कि जितने भी मैंने आपको मास नंबर्स बताए हैं, ठीक है ना, वो सारे एक आप कह सकते हैं एवरेज मास नंबर्स ही हैं। हमने जितना भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है, उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस का, उसको कंसिडर करके ही आपको मैंने मास नंबर बताए हैं सबके। इज दैट फाइन, ठीक है ना। तो यानी कि आपको जितने भी मास नंबर गिवन होते हैं वो सारे एवरेज ही गिवन होते हैं, ठीक है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है क्लोरीन। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक और क्वेश्चन, एक और तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। एक तरह के क्वेश्चन कैसे, जैसे मैं आपको अगर मैं एवरेज मास नंबर बता दूं तो आपको रिलेटिव अबंडेंस भी पूछ सकता है, उनकी परसेंटेज अबंडेंस भी पूछ सकता है कि वो कितने परसेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, राइट डाउन, एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक लिखिए, राइट डाउन। ठीक है, और उसको आपने ट्राई भी करना है एक बार, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ट्राई करें, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस, कैलकुलेट द परसेंटेज, एक मिनट सॉरी, परसेंटेज abundance of fluorine 20, F20। बेटा एक आइसोटोप है फ्लोरीन का F20, ठीक है, एंड F21 आइसोटोप एंड सॉरी 22 आइसोटोप, if their average atomic mass या average mass number is 20.2 ग्राम्स। बेटा इनका एवरेज मास नंबर है 22.2 ग्राम, ठीक है, इसका एवरेज एटॉमिक मास भी बोल देते हैं 20.2 ग्राम।
ठीक है, या एवरेज ग्राम मॉलिकुलर मास भी बोल देते हैं, ठीक है 20, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मास नंबर जो होता है उसका अगर ग्राम से लगा दो तो 1 मोल का मास बन जाता है तो उसको ग्राम, एवरेज ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए एंड लेट अस डिस्कस नाउ। मैं मानता हूँ आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, बेटा देखो ट्राई किया करो, बिना ट्राई किए आप ना सोचते हो सारा कुछ पका पकाया मिल जाए, देखो जेई के पेपर में सब पका पकाया नहीं मिलेगा, या नीट के पेपर में सब आपको पका पकाया नहीं मिलेगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज आप क्वेश्चन ट्राई किया कीजिए मेरे साथ साथ। चलिए क्वेश्चन अब हम देखते हैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। बेटा हमने करना क्या है कि F20 और F22 की परसेंटेज निकाल लिया और अब मान के चलेंगे ये दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट, हम ऐसा करेंगे लेट टोटल एटम मान लेते हैं, टोटल फ्लोरीन एटम कितने माने हैं, इजी करने के लिए 100 मान लें, 100 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसमें लेट नंबर ऑफ F20 एटम्स हम मान लेते हैं, यानी कि जिनका एटॉमिक मास 20 है, मास नंबर 20 है, उनको हम कितने मान लेते हैं, हम मान लेते हैं वो x है। तो बेटा ऑटोमेटिकली देन नंबर ऑफ F22 एटम्स कितने हो जाएंगे, बेटा आप खुद बताओ, टोटल 100 है, उसमें से F टोटल 100 है और उसमें से F20 वाले कितने हैं x, तो F22 वाले कितने हो जाएंगे, कैसे 100 माइनस x, है ना। तो अब एवरेज मास नंबर कैसे निकलेगा, देखो एवरेज मास नंबर क्या हो जाएगा, आप सोच के देखिए। क्या करेंगे, सबका मास पहले ऐड कर देंगे, सबका F20 वालों का भी F22 वालों की, F20 वाले कितने हैं बेटा x एटम है, तो टोटल मास कितना होगा 20x। अच्छा F22 वाले कितने एटम है 100 माइनस एक्स, तो टोटल मास कितना हो गया इनका 22 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन टोटल एटम्स कितने हैं बेटा 100, एंड दिस इज इक्वल टू एवरेज मास नंबर, एंड एवरेज मास नंबर में कितना दे रखा है 20 पॉइंट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अब देखो इट इज अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसको हम सॉल्व करना चाहिए हमें, बेटा अब आना चाहिए हमें सॉल्व करना, है ना। 20x प्लस कितना हो गया ये 2200 माइनस 22x, एवरेज हमने क्या कर लिया ब्रैकेट खोल दी और ये बन गया 2020, 100 को हम उधर ले गए, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये बन गया -2x और 2200 को उधर ले जाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 20 -20, एक मिनट, ये हमने बेटा जस्ट अ मोमेंट, मुझे लगता है देयर इज अ स्लाइट नो एरर, यहाँ पे ना एक्चुअली हमने गलती कर दी, यहाँ पे आना चाहिए था 20 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा -180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से कैंसिल 90, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आउट ऑफ 100 एटम ऑफ फ्लोरीन हमने x क्या माना था F20 वाले, ठीक है ना। सो देयर फोर परसेंटेज ऑफ F20 अगर हम निकालना चाहें तो F20 के एटम्स कितने आ गए 90 और टोटल कितने थे 100, तो कहने से F20 वाले कितने होंगे 90%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ F22 वाले कितने हो जाएगा बेटा, उसके एटम गिरा जाएंगे 100 माइनस एक्स यानी कि 10 बाय 100, तो ये आ गया 10%। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द रिलेटिव अबंडेंस। तो अब देखो हमने क्वेश्चन को बोथ वे कर लिया, अगर हमें रिलेटिव अबंडेंस गिवन है तो हम क्या करेंगे एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, और अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन है तो हम रिलेटिव अबंडेंस भी निकाल सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये काम हो जाता है। और आपको आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी हैव फ्रैक्शनल मास नंबर्स, राइट। फ्रैक्शनल मास नंबर क्यों होता है, बिकॉज उनके जो आइसोटोप्स हैं हमें उनका भी मास नंबर को कंसिडर करना पड़ता है। इज दैट ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बेटा फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया, फिर भी कोई डाउट है तो आप एक फर्स्ट इज कि आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, ठीक है, और दोबारा देखिए, और फिर भी अगर समझ नहीं आता प्लीज मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बेटा देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अगली वीडियो के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैं आज ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा, वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा हमारा अगला टॉपिक जो होगा दैट विल बी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, आई अपलोड द वीडियो बाय टुडे, ठीक है। तो आप पहले तो अपने सॉल्यूशंस देखिए, देखो आज मैंने थोड़ा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और मैं ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये आपको अगली वीडियो यानी कि आज तक में ही मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।